हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड फाइनली आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला इवेंट था जिसने एक कलेक्टिव अपराइजिंग को इन्फ्लुएंस किया था। और इसको एक्चुअली सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। उसमें हम कॉजेज में जो लास्ट इमीडिएट कॉज है उसके अंदर पढ़ेंगे कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो कॉज था वो था इकोनॉमिक कॉज। पहली बात थी कि जो पीजेंट्स थे उनको जमींदार्स एक्सप्लॉइट करते थे। अब जमींदार्स क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जमींदार्स अगर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो फिक्स्ड अमाउंट तो जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपने पास रख लेंगे। तो इसलिए पीजेंट्स को वो एक्सप्लॉइट करते थे ज़्यादा अमाउंट के लिए, ज़्यादा रेवेन्यू के लिए। दूसरी बात ये थी कि जो इंडिया के आर्टिसंस थे उनका जो हैंडमेड वर्क था उसकी अब वैल्यू ही नहीं की जाती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश वर्क था, ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट्स थे, उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर दिया था। तो ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की कम हो चुकी है। तो आर्टिसंस जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उनकी नॉर्मली हैंडवर्क की वैल्यू कम हो चुकी थी। और लास्ट जो थे, जो नोबल क्लासेस जो किंग के कोर्ट में थी, मतलब जो मिनिस्टर्स होते थे, वहां पर मंत्री होते थे, जो इम्पोर्टेंट पदों पर थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। किससे रिप्लेस कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से। तो ये थे इकोनॉमिक कॉज जिनकी वजह से सारे लोग बहुत दुखी थे। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की। पहली बात जो थी, अवध को 1856 में मिस गवर्नेंस के लिए अनेक्स कर लिया गया था। अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, उसकी अनेक्सेशन से बहुत लोगों को इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरी बात थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। और उसमें एक्चुअली क्या था कि कोई भी स्टेट जो थी जिसका कोई सक्सेसर नहीं था, मतलब जिसका कोई वंशज नहीं था जो आगे थ्रोन को ले सके, उस स्टेट को अनेक्स कर लिया गया था। जैसे जो स्टेट्स थी जिनका किंग था और किंग का कोई बेटा नहीं था, नॉट इवन बेटी, बट कोई बेटा नहीं था जो उसकी पोजीशन ले सके। उसके बाद आता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो था उसने नवाब्स की इंडिपेंडेंस ले ली थी। इसका मतलब क्या था कि जो नवाब के कोर्ट थे उसके अंदर कंपनी के ऑफिशियल्स रख दिए थे। अब कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो हर एक मैटर के डिसीजन में अपना आगे तर्क रखते थे। अब इस सब्सिडरी अलायंस को के वजह से जो नवाब्स थे उनमें वो बहुत गुस्सा आया। नवाब्स बहुत सारे थे इंडिया में, तो इससे भी एक पॉलिटिकल एजिटेशन। नेक्स्ट बात जो आती है कि जो महाराष्ट्र में पहले पेशवा बाजीराव थे, उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उनको पेंशन मना कर दी थी, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे। तो पेशवा बाजीराव की जो भी पेंशन थी वो उनको नहीं दी गई थी। लास्ट पॉइंट ये है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के अलावा अब कोई भी मुगल एम्परर रूल नहीं करेगा। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेस की। पहली बात तो ये थी कि अबॉलिशन ऑफ सती। सती में क्या होता था कि अगर किसी का हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद जो वाइफ थी वो अगर सरवाइव कर गई तो उसको साथ में जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी जो पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। अब सती प्रथा की अबॉलिशन और विडो रीमैरिज, ऐसी पॉलिसीज जो थी इंडियंस ने इंट्रोड्यूस की थी, बट स्टिल लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी। तो मान लो कि अगर आप कोई काम करो और मैं इस बात को ये कह दूं कि आपने नहीं, ये काम किसी और ने किया है, क्रेडिट अगर किसी और को दे दिया जाए तो आपको बुरा तो लगेगा। इससे भी अगर कलेक्टिव लोगों की बात है तो अपराइजिंग भी हो सकती है। अब दूसरी बात ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो क्रिश्चियंस थे, और इंडिया में मेनली हिंदू और मुस्लिम थे। तो जो हिंदू और मुस्लिम थे उनका एक बहुत बड़ा फियर था कि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात थी कि जो लैंड्स थे उन पर टैक्स लगाए जाते थे, कि अगर आपके पास इससे ज़्यादा लैंड है तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो रेसेस थी, कास्ट थी, उन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब हम बात करते हैं मिलिट्री कॉजेस पे। तो उस टाइम पर जो आर्मी की कंपोजिशन थी उसमें क्या था कि इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा कम थे और ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे। तो अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, वो सारे ब्रिटिशर्स हैं। और आर्मी के अंदर अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? ऑब्वियसली ब्रिटिश सोल्जर्स।
प्रायोरिटी मिलेगी और इंडियन सोल्जर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद बात आती है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, अब इसी प्रायोरिटी की बात पर चर्चा करते हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, अब उनको इंडियन सोल्जर्स से ज़्यादा इनकम भी मिलेगी और इंडियन सोल्जर्स की जो प्रमोशंस थी वो एक सर्टेन लेवल तक ही होती थी। मतलब ये था कि जो हाईएस्ट पोजीशन होगी वो सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के पास ही होगी और अनेक्सेशन ऑफ अवध वो एक पॉलिटिकल कॉज भी था और एक मिलिट्री कॉज भी था। और अगली बात है कि जो रिलीजन था, जो मुस्लिम सोल्जर्स थे और जो हिंदू सोल्जर्स थे वो अपना रिलीजन नहीं शो कर सकते थे, जबकि ब्रिटिशर्स को अपनी क्रिश्चियनिटी को शो करने की पूरी थी उनके पास, ठीक है। और अब एक बहुत फेमस इंसिडेंट आता है कि जो इंडियन सिपॉइज थे उनको एक बार बोला गया था कि आपको बर्मा के सी रूट से मतलब क्रॉस करना है, मतलब आपको सी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इंडियन सोल्जर्स ने मना किया था क्योंकि उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई अपना सी क्रॉस करता है तो वो अपना रिलीजन लूज करेगा। भी फिर भी ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनको ऐसा फोर्स किया करने के लिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉज की, जो था इमीडिएट कॉज। इसको कहा जाता है द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट। अब क्या हुआ था, उस टाइम पर इंडियन आर्मी में एक एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था और उसके ऊपर एक कोटिंग होती थी, एक ग्रीस सा पेपर कवर होता था। अब उस ग्रीस के कवर को चलाने के लिए, मतलब लोड करने के लिए एमिनेशन को उसको बाइट ऑफ करना पड़ता था। तो एक उस टाइम पर एक रूमर चली कि जो ग्रीस का कवर है उसको काऊ और पिग के फैट से बनाया जाता है। तो अब हिंदुइज्म एंड मुस्लिम में, मतलब इस्लामिज्म में, जो काऊ और पिग फैट है उनको रिस्पेक्टिवली सैक्रेड माना जाता है, मतलब वो उसको नहीं खा सकते। तो इससे क्या हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज जो थे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। अब बाकी सोल्जर्स तो कुछ नहीं कर पाए, बट जो फर्स्ट प्रोटेस्ट थी वो थी मंगल पांडे की, जो बरकपुर से थे। अब मंगल पांडे ने प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट से क्या हुआ था, उनको डेथ पनिशमेंट मिली थी और उनको हैंग कर दिया गया था, डेथ। तो अब क्या होता है कि इससे एक एजिटेशन होता है, जो कलेक्टिव अपराइजिंग थी। अब यहाँ से इमीडिएट कॉज से अपराइजिंग शुरू हुई थी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस, ये सारे कॉजेस जो थे एक बस आग थे और ये जो इमीडिएट कॉज था ये आग में घी का काम कर रहा था। अब बात आती है कि जो इवेंट्स हुए थे उसके बाद वो जो अपराइजिंग शुरू हुई थी वो कैसे शुरू हुई थी। तो अप्रैल 24 1857, ईयर 1857 है, बस इतना याद रखना। अप्रैल 24 को क्या होता है कि जो मेरठ के सोल्जर्स थे उन्होंने उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया। 9 मई को 9 मई को जो सोल्जर्स थे उनको पनिश किया गया था, जिससे बाकी सारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे। 10 मई को जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा और इम्प्रिजन सोल्जर्स को रिलीज कर दिया था। इम्प्रिजन सोल्जर्स को रिलीज कर दिया। 11 मई 1857 को क्या हुआ, सोल्जर्स दिल्ली पहुंचते हैं और जो लास्ट मुगल एम्परर जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर टू, उनको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं। उन्हें एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन्होंने सारे लोकल नवाब्स और चीफ्स को बताया। अब जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनसे एक अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन आए कि एक रिबेलियन शुरू करना है तो ऑफ कोर्स रिबेलियन शुरू होगा। तो इससे एक मतलब ज़्यादा फोर्स कलेक्ट की गई थी ब्रिटिश आर्मी को फाइट करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये रिबेलियन स्प्रेड कैसे हुआ था। तो जो स्प्रेड हुआ था उसके मेन सेंटर्स कौन कौन से थे, अवध, झांसी, बरेली, अर्रा और कानपुर। अब बरेली में जो फाइट कर रहे थे, जो लीडर थे वो थे बख्त खान, और वो फाइट करते करते ही मर गए थे। दूसरी बात आती है अर्रा की। अर्रा में राजपूत जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। वो अप्रैल 1858 में मारे गए थे, रिवॉल्ट के टाइम पर ही, ठीक है। और फिर आता है अवध। अवध में बेगम हजरत महल फाइट कर रही थी, जिनकी हेल्प अहमदुल्ला शाह ने की थी, जो एक मौलवी थे फैजाबाद के, ठीक है। अब वो लखनऊ में जाकर उन्होंने शेल्टर ले लिया, मतलब वो एक रेफ्यूजी बन गई। उसके बाद जब लखनऊ सीज हो गया मार्च 1858 में, तब बेगम नेपाल चली गई।
नेपाल अब सबके लिए एक सेफ सेंटर टाइप था, ठीक है? और उसके बाद आता है कानपुर की बात। कानपुर में नाना साहिब थे, वही जिनकी पेंशन रिफ्यूज कर दी थी पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन, है ना? उनकी हेल्प की थी तांत्या तोपे ने और अज़ीमुल्ला खान। अब जी कानपुर भी कैप्चर हो गया तो नाना साहेब भी वो थे, वो चले गए नेपाल। अब बात करते हैं झांसी की। झांसी की कहानी हर जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब वहां थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। उनकी हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपने अडॉप्टेड सन की रेजेंट बन गई थी। रेजेंट वो होता है मतलब अगर सन रूल करने के लिए भी बहुत छोटा है तो वो उनकी एक एडवाइजर बन जाएंगी, मतलब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके राइट जो थे उनके सन के राइट थ्रोन पे वो मना कर दिए थे। तो उन्होंने एक कलेक्टिव अपराइजिंग की थी झांसी से। की हेल्प भी तांत्या तोपे ने की थी बट इन दी एंड झांसी कैप्चर हो गया और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ते लड़ते ही डेथ हो गई थी। अब रिबेलियन हुआ है तो उसको सप्रेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रिबेलियन को सप्रेस करने की कोशिश की। उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने सप्रेस करने के ऑर्डर्स दिए थे। अब जो की फिगर थे यहाँ पर जिन्होंने हर एक नवाब को, हर एक रूलर को इन्फॉर्म किया था, वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना? उनको रगून जेल में सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था एंड वो वहां पर अपनी वाइफ के साथ 1862 में मर भी गए थे। अब जो रिबेलियन था वो हुआ था, वो सप्रेस क्यों हो पाया, मतलब उसके फेलियर के रीजंस क्या क्या थे? पहली बात थी कि लैक ऑफ नेशनैलिटी, मतलब जो लोग थे, जो नवाब्स थे, जो किंग्स थे वहाँ के, वो अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए लड़ रहे थे। वो एक नेशन को फ्री करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनका एक मोटिव अलग था। अब हमने बात की थी कि मेन सेंटर्स क्या थे रिवॉल्ट के। आपको क्या लगता है हमने मेन सेंटर्स की बात क्यों की? क्योंकि जो रिबेलियन था वो पूरे देश में फैला ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक मिडिल इंडिया तक रह गया था सीमित। उसके बाद आती है एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे उनका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था, तो उनका एक कलेक्टिव लीडर नहीं था जो रिवोल्ट कर रहे थे, कि जो उनको रिप्रेजेंट कर पाता ठीक से। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से उन्होंने अच्छे अच्छे वेपन्स बनाए थे। बट हमारे पास जो वेपन्स थे वो थे बहुत ज़्यादा मिडाइवल टाइप के, जो उनके टेक्नोलॉजिकल वेपन से फाइट नहीं कर पाए थे ठीक से। उसके बाद बात आती है कि रिबेलियन ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं था, मतलब आधे सेक्शन को तो यही नहीं पता था रिबेलियन हो रहा है, आधे सेक्शन रिबेलियन कर रहे थे, किसी का कोई मोटिव नहीं था, तो इन सब के चक्कर में रिबेलियन ऑर्गेनाइज्ड हो कैसे सकता है? उसके बाद आती है कि कुछ सेक्शंस जो थे वो ब्रिटिश को लॉयल थे। का रीज़न ये था क्योंकि ब्रिटिश ने उनको कन्विंस कर रखा था कि अगर वो ब्रिटिश की बात मानेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। अब फाइनली बात आ जाती है आफ्टरमैथ की। तो ब्रिटिश ने जो सप्रेशन शुरू किया था 1857 से लेकर 1858 के टाइम पर ये सप्रेशन शुरू हुआ और फाइनली 1859 तक ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया था। तो इसमें उन्होंने सोचा कि हमें न्यू पॉलिसीज ऐड करनी चाहिए क्योंकि पुरानी पॉलिसी से तो ऐसे एजिटेशंस, ऐसे रिबेलियंस बार बार होते रहेंगे। तो पहली पॉलिसी थी कि 1858 में एक नया एक्ट पास किया। इस एक्ट से जो सारी की सारी पावर्स थी इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वो ब्रिटिश मोनार्क को दे दी गई थी। नेक्स्ट जो था कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको अपॉइंट किया गया था ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबल था कि सारे के सारे जो इंडिया के मैटर्स हैं वो हैंडल करेगा, ठीक है? और उसके लिए एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था ताकि वो उसको एडवाइस कर सके। जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडवाइस करने के लिए। अगली बात आती है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक नया टाइटल दे दिया गया था वाइसरॉय, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के, मतलब जो ब्रिटिश का मतलब मोनार्क था उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको नाम दे दिया गया वाइसरॉय। हमने ये देखा कि पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे बड़ा कॉज ये था कि अवध को अनेक्स कर लिया गया था। तो इन फ्यूचर ऐसा दोबारा ना हो इसलिए सारे रूलिंग चीफ्स को ये एश्योरेंस दे दी गई थी कि आपका लैंड इन फ्यूचर कभी भी अनेक्स नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो ब्रिटिश क्वीन थी उनको सोवरेन पैरामाउंट दे दिया गया का नाम दे दिया गया था। मतलब माना कि आप एक रूलर हो एक जगह के, मान लो कि आप कानपुर के रूलर हो, बट फिर भी जो मेन ऑर्डर्स है, मेन मैनेजमेंट है,
वो सारी की सारी ब्रिटिश क्वीन ही कर सकती है। मतलब आपके ऑर्डर्स अगर ब्रिटिश क्वीन ने एक्सेप्ट नहीं किए तो वो इनवैलिड माने जाएंगे। अब बात आती है कि आर्मी कॉम्पोजिशन जो थी चेंज कर दी गई थी। जो ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर था उनको इंक्रीज कर दिया था और इंडियन सोल्जर्स के नंबर को डिक्रीज कर दिया था। दूसरी बात थी कि जो मेन सेंटर्स थे रिवॉल्ट के वो थे मिडिल इंडिया के आसपास। तो अब ये सोचा गया कि जो नए सोल्जर्स होंगे उनको वहां से मतलब अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया इन सब जगहों से नहीं रिक्रूट किया जाएगा, बल्कि गुरखास, सिख और पठान इन ग्रुप्स में से नए सिपॉइज निकाले जाएंगे इंडिया के। अगली बात थी कि जो मुस्लिम्स थे उनका मेन रोल माना जाता था कि उनकी वजह से रिबेलियन हुआ है, क्योंकि जो बेसिकली जो रूलर थे इंडिया के, एम्परर ऑफ इंडिया जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर टू, वो भी एक मुस्लिम थे। सारे मुगल्स की फैमिली जो थी वो इस्लामिक धर्म को फॉलो करती थी। और जो सारे अवध, अर्रा, बिहार इन सब जगहों के जो भी लीडर्स थे वो मेनली मुस्लिम्स थे। तो ब्रिटिश ने ऐसा माना कि मुस्लिम्स जो हैं उनकी वजह से रिबेलियन शुरू हुआ है, तो उनकी लैंड और प्रॉपर्टी दोनों ले लिए गए थे। अगली बात ये थी कि ब्रिटिश ने ये सोचा है कि अब सोशल और रिलीजियस कॉजेस की वजह से फाइट हुई है, ये भी एक कॉज है, तो ब्रिटिश ने इनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी थी। अब फिर से एक पॉइंट पर आते हैं कि जो रूलर चीफ्स थे उनको ये अश्योर कर दिया गया था कि आपका लैंड नहीं लिया जाएगा। कैसे अश्योर किया था? उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी कि वो लैंड लॉर्ड्स और जमींदार्स इनको हटाकर अब उनके लैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको सिक्योरिटी देंगे उनके लैंड्स के ऊपर। बस रिवॉल्ट ऑफ 1857 फाइनली खत्म हो चुकी है। इस रिवॉल्ट से जो आगे चेंजेस इन्फ्लुएंस, जैसे कि जो नेशनल मूवमेंट खुद थी, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।